नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस दैनिक क्विज में हम लोग देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक गूगल फॉर्म इस वीडियो के पिन कमेंट में दिया हुआ है, वहां जाके आप उस फॉर्म को भर दीजिए। आपके पास बायजूस एग्जाम प्रेप की तरफ से कॉल आएगी, वहां पर आप 1-to-1 काउंसलिंग सेशन में अपने जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन सही है। यह स्वतंत्र भारत के इतिहास की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है और विश्व स्तर पर प्रीमियम मामले में तीसरी सबसे बड़ी योजना है। इसको 2016 में लॉन्च किया गया था। अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले सभी किसान, चाहे वो ऋणी हो या गैर ऋणी हो, दोनों कवरेज के लिए पात्र हैं। वीडियो को पॉज करके इसको लगाने का प्रयास करिए। अब देखिए, यहां पर इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, यहां पर न्यू हाई फॉर पीएम फसल बीमा योजना के बारे में बात करी जा रही है। जो गैर ऋणी है 70% हायर कंपेयर टू, इनका जो एरिया है, जो गैर ऋणी किसान होते हैं, इनके क्षेत्रफल को 70% से ज्यादा कंपेयर करा गया 2021-22 से। अगर हम पीएम फसल बीमा योजना की बात करें तो 2016 में इसको स्टार्ट किया गया था। जाहिर सी बात है, बीमा शब्द का उपयोग हो रहा है तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि भाई कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है या फिर मान लीजिए कीट का कोई अटैक हो जाता है, कीट लग जाते हैं, फसल सड़ जाती है, या फिर बात करें कोई रोग लग जाता है, इन सारे कारणों की वजह से जो भी किसानों को नुकसान होता है तो वो यहां पर कवरेज करा जाता है। उद्देश्य केवल इतना सा है कि किसानों की आय जो है वो स्थिर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन कारणों की वजह से उसकी आय में असमानताएं हो गई। प्लस इसके अलावा केवल बीमा इस चीज को इंगित नहीं करता, इसमें नई टेक्नोलॉजी किसान किस तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं उसके बारे में भी यहां पर मेंशन किया गया है। तो इन दोनों चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। तो अब प्रश्न पे वापस लौटेंगे तो पहला वाला प्रश्न भी सही हो जाएगा, दूसरा वाला भी और तीसरा वाला भी, तीनों ही कथन सही हो जाएंगे। तो बेस्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, तीनों कथन। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाइकल कैंसर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन सही हैं। यह गर्भाशय ग्रीवा की कोशिकाओं में शुरू होता है, जो गर्भाशय का निचला संकीर्ण सिरा है और गर्भाशय को योनि से जोड़ता है। गर्भाशय ग्रीवा में कैंसर प्रकट होने से पहले गर्भाशय ग्रीवा की जो कोशिकाएं हैं वो डिस्प्लेसिया नामक परिवर्तनों से गुजरती हैं, जिसमें गर्भाशय ग्रीवा के ऊतकों में असामान्य जो कोशिकाएं हैं वो दिखने लगती हैं। वीडियो को पॉज करके इसको भी लगाने का प्रयास करिए। सर्वाइकल कैंसर के बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो आपको इसके बारे में बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का आर्टिकल है, मिथक बनाम तथ्य। यहां पर देखिए, सरकार की तरफ से बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसकी तरफ से ये पीआईबी में केवल एक सूचना निकाली गई है, एक तरीके का नोटिफिकेशन निकाला गया है। हुआ क्या था कि भाई यहां पर कुछ समय से एक र्यूमर था, एक अफवाह उड़ी हुई थी कि 9 से 14 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियों के लिए 2024 की दूसरी तिमाही में, ठीक है, जो आपका ये 2024 चल रहा है, इसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी कि जिसको क्या बोलते हैं एचपीवी, इसका टीकाकरण अभियान सरकार शुरू करने जा रही है। तो अभी यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बोला है कि ये खबर सच नहीं है, जब भी ऐसा कुछ होगा तो इसके बारे में प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा। तो जब इसके बारे में यहां पर सरकार ने मेंशन किया है तो जाहिर सी बात है जो एचपीवी है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जब एचपीवी के बारे में बात करते हो तो आपको पता होना चाहिए, सर्वाइकल कैंसर की बात कर रहे हैं तो भारत में महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है। पहले कैंसर की बात करते हैं तो वो ब्रीस्ट कैंसर है, और दूसरा कैंसर कौन सा है, सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण होता है एचपीवी वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। बेसिकली एचपीवी वायरस के अगर स्ट्रेन की बात करें तो इसके 4 स्ट्रेन पाए जाते हैं, 6, 11, 16 और 18। स्ट्रेन का मतलब होता है इसे कितने टाइप के प्रकार हैं, ठीक है। अब यहां पर ना मैक्सिमम 99% जो आप ये देखोगे ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से यानी कि यौन संबंधों से फैलता है। बेसिकली इस कैंसर का कहीं पे भी शब्द का उपयोग होता है तो आप समझ जाइएगा कि अनकंट्रोलेबल तरीके से जो सेल्स हैं उनका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो आप देखोगे गर्भाशय के ग्रीवा में ये कैंसर होता है, तो जब भी यौन संबंध स्थापित करे जाते हैं तो मेन सोर्स यही है इस वायरस का। तो वहां पर ना आपको वार्ड्स देखने को मिलते हैं, यानी कि जो फोड़े होते हैं, फुंसियां होती हैं, ये देखने को मिलती हैं। तो इसी को हम लोग सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानते हैं। अब जैसे आपने सुना होगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से सर्वावैक, लास्ट ईयर एक करंट की न्यूज आई थी जिसमें उसने एक वैक्सीन निकाली थी इस कैंसर के लिए, ठीक है। तो अगर आप इस प्रश्न को ध्यान से देखें तो प्रश्न में पहला वाला कथन भी सही हो जाएगा, दूसरा वाला कथन भी सही हो जाएगा। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। तीसरा प्रश्न देखते हैं, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन सही हैं। कंपनी अधिनियम 2016 का खंड
35 सीएसआर के कार्यान्वयन की देखरेख करता है। भारत अनिवार्य रूप से सीएसआर व्यय को लागू करने और उपयुक्त सीएसआर पहलों की पहचान करने के लिए पहला देश है। कंपनी अधिनियम 2016 कंपनियों को पिछले 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% सीएसआर प्रयासों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रेरित करता है। इसको करने का प्रयास करिए। अब देखिए यहां पर पीआईबी का यह भी आर्टिकल है। यहां पर क्या बोला गया है, जो हमारे मंत्री हैं उन्होंने कहा है कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व ना, कंपनीज ये ना समझें कि वो कोई दान कर रही हैं, ठीक है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनका एक कर्तव्य है। बिकॉज आप जो भी प्रॉफिट ले रहे हो वो हमारी सोसाइटी से ले रहे हैं, तो उसके प्रति आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और आपकी एक जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी भी बनती है। अब जहां सीएसआर की चर्चा आई है तो आपको यह पता होना चाहिए कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो कंपनी अधिनियम 2013 इसका एक सेक्शन है 135, उसमें इसके बारे में बताया गया है। बेसिकली है क्या, पर्यावरण संबंधित कार्य, एजुकेशन हो गया, यहां पर हेल्थ संबंधी कार्य हो गया, ठीक है, या निर्धनता है, भुखमरी है किसी एरिया में, तो कंपनीज इस एरिया में कुछ ऐसे काम करेंगी जिससे समाज की भलाई हो। अब यहां पर बात आती है कि कौन सी कंपनीज के बारे में बात करते हैं, कौन सी कंपनीज को ये एक उत्तरदायित्व है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसमें वो कंपनीज शामिल होती हैं जिनका अगर बात करें 1000 करोड़ रुपए का वार्षिक कारोबार होता है या 500 करोड़ रुपए की टोटल संपत्ति है। इसके अलावा अगर शुद्ध लाभ की बात करें तो उनको 5 करोड़ का शुद्ध लाभ होता है। अब ये तो बात हो गई क्राइटेरिया की, ये क्राइटेरिया जो जो कंपनी फॉलो करती है वो सीएसआर के अंतर्गत आ जाएंगी, ठीक है। औसत शुद्ध लाभ की बात करें तो 3 वर्षों में कितना होता है, 2% का। अब देखिए ध्यान से, कंपनी अधिनियम 2016 गलत है, यहां पर 2013 होना चाहिए और खंड 135 होना चाहिए, तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट एकदम सही है, भारत पहला ऐसा देश है। तीसरे वाले स्टेटमेंट भी 2016 लिखा है, इस वजह से ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अगर कितने कथन सही हैं यहां पर देखा जाएगा तो थर्ड का बेस्ट ऑप्शन होगा एक, केवल एक, ठीक है। चौथा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया ऑपरेशन सर्वशक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किससे संबंधित है? सार्वभौम टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 89 लाख से ज्यादा बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया गया। या तो टीकाकरण नहीं हुआ है या आंशिक रूप से टीकाकरण हुआ है। आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए जम्मू कश्मीर जो है उसके द्वारा पीर पंजाल जो हमारी रेंज होती है उसके दोनों ओर से ये सुरक्षा बलों को शामिल करना, सभी भूमिधारक किसानों के परिवारों की आय में सहायता प्रदान करना, या इनमें से कोई नहीं। इसको थोड़ा सा करने का प्रयास करिए। अब देखिए इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल है, जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो आर्मी ने लॉन्च किया है ऑपरेशन सर्वशक्ति टू फ्लश आउट टेररिस्ट। देखो ऑपरेशन सर्वशक्ति जो है ना, ये बेसिकली कहां पर आप देखोगे कि जो पीर पंजाल रेंज है ना उसके दोनों तरफ से जम्मू कश्मीर के अंदर ना टेररिस्टों को पूरी तरीके से यहां पर एम्बुश करने का जो एक ऑपरेशन है वो इंडियन आर्मी के द्वारा स्टार्ट करा गया है। ऐसा ही, और ये अगर बात करें कौन से क्षेत्र में, तो राजौरी और पुंछ में। यहां पर आप देखोगे 2003 में ना इसी प्रकार का एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन सर्प विनाश, ठीक है। तो ये उसी का ही एक तरीके का रूप है जो स्टार्ट करा गया था पीर पंजाल के साउथ में। तो अभी कौन सा ऑपरेशन है, ऑपरेशन सर्वशक्ति। तो ऑपरेशन सर्प विनाश भी ध्यान रखिएगा, इसका भी अर्थ वही है। तो अगर अब आप इसको प्रश्न को देखोगे तो आप समझ जाओगे, तो बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी। 2022 की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न है, प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? अब ये आपको पता होगा अगर आपने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा होगा, इसको लगाने का प्रयास करिए। संगम साहित्य की जब भी बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का जो साहित्य है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें तमिल संस्कृति के अलावा जैसे भूमध्य सागर की बात कर रहे हैं, पश्चिमी एशिया की बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो व्यापार वगैरह होता था तो सबकी झलक हमें यहां कहीं ना कहीं से हमको एक एविडेंस भी मिलते हैं। कविताओं का एक संग्रह है। अब यहां पर कैसी कविताएं, जैसे आप देखोगे कि पहले 5 अगर उनकी अंकों की बात करेंगे तो उसको हम लोग प्रेम के रूप में देखते हैं या जिसको हम लोग अकम का नाम देते हैं। फिर अगर नेक्स्ट 2 संग्रह की बात करेंगे तो उसमें वीरता का उल्लेख करा गया है। वीरता को भी यहां पर देखोगे आप पुरम का नाम देते हैं। वीरता का मतलब होता है कि जो उस टाइम पे संगम साहित्य या संगम काल पे जो राजा हुआ करते थे तो उनके कार्य क्या रहे, उनके शौर्य के बारे में, पराक्रम के बारे में यहां पर वर्णन होता है। खास बात यह होती है कि इसमें ना अतिशयोक्ति नहीं होती है कि बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहां पर यह होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर बेस्ट ऑप्शन इसका देखोगे तो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवितियों जो कवि थे उनको ज्ञात था। समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं, गलत। समर शौर्य के बारे में बात हुई है। जादुई ताकतों को असंगत बताया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको यहां पर इसके बारे में असंगत वर्ड कभी यूज नहीं हुआ है। तो बेस्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। और ये इंपॉर्टेंट भी है, जब भी हम लोग
मध्यकालीन भारत के इतिहास में जाएंगे या प्राचीन भारत को खत्म कर रहे होंगे तो संगम साहित्य जरूर इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। आज का तथ्य, भारतीय निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम। अब यहां पर आप देखोगे गवर्नमेंट का, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, फॉर ट्रेड रूट और ईसीजीसी को अपने इंश्योरेंस प्रीमियम रेस करने के लिए मना करा गया है। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, ईसीजीसी। ईसीजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट में जब आप जाएंगे ना तो यहां से स्क्रीनशॉट लिया है, ये देखिए वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो आप देख पाओगे इसमें कि यहां पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। इसमें निर्यात गारंटी निगम इसका पहले नाम था, बाद में इसका नाम चेंज करके यहां पर भारतीय निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम करा गया। 1957 में इसकी स्थापना करी गई थी। एक सिंपल सा लॉजिक है कि भाई हमें अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। यहां पर किसकी बात हो रही है, निर्यात की बात हो रही है। तो हमें अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे यहां कंपनीज हैं, जो हमारे यहां उत्पादन करते हैं, बिजनेसमैन है, तो वो अपने प्रोडक्ट्स को बाहर बेचेंगे जाके। बाहर ले जाने में बहुत सारे रिस्क होते हैं, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, माल को कहीं चोरी हो सकता है, कहीं लूटा जा सकता है, तो बहुत सारे कारणों से उनका माल नष्ट हो सकता है। तो अभी अगर गवर्नमेंट उनको इस तरीके का कोई कवरेज प्रदान नहीं करेगी तो इसमें एक रिस्क रहता है। तो उसी रिस्क से लड़ने के लिए यहां पर ये जो निगम है इसको स्टार्ट किया गया है। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई, निर्यात करते हैं, हम अपना प्रोडक्ट बना के बाहर भेजते हैं, तो हमें कुछ तो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए ना, तो उसके लिए है। तो यहां पर और सबसे बड़ी बात है, ये देखोगे आप कि जो वाणिज्य बैंक है ना, इनको भी इसके अंडर में शामिल करा गया है। 1963-64 के आसपास बैंकों को भी सम्मिलित करा गया था। अब देखो कैसे, कि अगर मान लो मेरी कंपनी है, ठीक है, मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूं, बाहर बेचता हूं, तो मैं जब कंपनी स्टार्ट करता हूं तो बैंक से लोन लेता हूं, ठीक है, तभी मैं कंपनी स्टार्ट करता हूं। अब मैंने प्रोडक्ट बना के बाहर भेजा, बट उसमें कुछ भी ऐसा फॉल्ट हो गया, कुछ भी दिक्कत आ गई, प्रॉब्लम आ गई, मेरा प्रोडक्ट खराब हो गया या नष्ट हो गया, चोरी कर लिया गया, तो अभी बैंक को तो अपना पैसा समय पे चाहिए होगा। तो बैंक क्यों लोन देंगे अगर ऐसा ही डर लगा रहा बैंकों को कि हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो यहां पर इनको भी इसमें शामिल करा जाता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे कि सब कौन से मंत्रालय में आती है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ये निगम आता है, ठीक है। चलिए, इसी से जुड़ी हुई एक आपसे प्रश्न पूछता हूं। एक योजना है जिसका नाम है निर्विक। क्या नाम है, निर्विक योजना, ठीक है। मेरे को बताइए कमेंट करके निर्विक योजना क्या होती है। अब जैसे यहां पर सर्वाइकल कैंसर की बात हो रही थी, तो ऐसे ही मिशन इंद्रधनुष है, उसके बारे में कमेंट करके बताइएगा वो क्या होता है। तो आज के डीक्यू सेशन में इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले डीक्यू में कुछ नए इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का ध्यान रखेंगे। गूगल फॉर्म भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहां से आपको स्वयं कॉल आएगी और आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।